प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 9 मेघ बजे फूले कदम। प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री नागार्जुन जी हैं। कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। पाठ में सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम के वृक्षों का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु के 4 मुख्य महीने होते हैं: आषाढ़, सावन, भादों और कुंवार, जिनमें सावन का अपना विशेष महत्व है। सावन महीना प्रकृति प्रेमियों और जीव जंतुओं को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। मेघ बजे। मेघ मेघ मीन्स बादल, बजे बजना मतलब गरजना। मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। सावन के महीने में धिन धिन धा धमक धमक करके मेघ बजते हैं। दामिनी यह गई दमक। दामिनी मतलब बिजली। बिजली जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है। दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। दादुर मतलब मेढक। वर्षा ऋतु में मेढक खुश होकर टर टर करके बोलने लगते हैं। धरती का हृदय धुला मेघ बजे। जब वर्षा हो रही है तो धरती का हृदय मतलब धुल गया है। हाँ, पंख बना हरिचंदन। कीचड़ हरिचंदन पीले चंदन के समान हो गया है। पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। हल का है अभिनंदन मेघ बजे। और किसान जो है ना, हल का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। अगली कविता है फूले कदम। सावन के महीने में कदम के जो फल होते हैं वो टहनी में गेंद के समान फूल कर लटक जाते हैं। तो इसी पर ये कविता है। फूले कदम। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता। जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक। जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है झूले कदम फूले कदम फूले कदम। तो चलिए अब हम लोग पहली कविता मेघ बजे का संदर्भ और प्रसंग पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मंजरी के पाठ 9 मेघ बजे फूले कदम से ली गई हैं, जिसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। प्रसंग इस प्रकार है। कविता में कवि ने बादलों के उमड़ने घुमड़ने एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि बादल दिन दिन धा धमक की आवाज़ के साथ बरसने लगे हैं। बादलों में बिजली चमकने लगी है। बादलों की गर्जना हुई एवं बरसात के आने से मेढकों ने खुश होकर टर टर करके बोलना शुरू कर दिया है। धरती की ऊपरी सतह पानी से धुल गई है तथा वर्षा के होने से कीचड़ भी चंदन के समान लग रहा है। पानी बरसने से किसान भी खुश हो गए हैं, क्योंकि जमीन जोतने लायक हो गई है। इस कारण किसान हल का अभिनंदन कर रहे हैं, अर्थात स्वागत कर रहे हैं। अगली कविता है फूले कदम। इस पद्यांश में कवि ने सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम के पेड़ों का सजीव चित्रण किया है। सावन के महीने में कदम के पेड़ों में फूल आ जाते हैं। उनकी प्रत्येक टहनी में कदम के फूल गेंद के समान दिखने लगते हैं। ललचाई आँखों से पपीहा स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरस रहा है। मेरा मन कहता है कि कदम के पेड़ पर बैठ जाऊं, क्योंकि फूले हुए कदम बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभ्यास प्रश्न।
धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। इन पंक्तियों का आशय है कि बरसात के आने से धरती का हृदय धुल गया है एवं उसकी प्यास तृप्त हो गई है और प्रसन्न होकर दादुर अर्थात मेढक का कंठ खुल गया है और वे टर टर करके गाने लगे हैं। अगला प्रश्न है, जाने कब से तू तरस रहा। पंक्तियों में तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों में तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरसता रहता है। कवि ने कदम के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। कंदुक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है, कदम के फूलों की आकृति भी गोल होती है, इसीलिए कवि ने कदम के फलों की तुलना कंदुक से की है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंख बना हरिचंदन, हल का है अभिनंदन। भाव इस प्रकार है, कवि कहता है कि बादलों के बरसने से धरती पर जो कीचड़ बन गया है वह चंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं, हल का अभिनंदन कर रहे हैं अर्थात उसका स्वागत कर रहे हैं। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वह बरस रहा। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। पंक्तियों का भाव इस प्रकार है, कवि कहता है कि बादलों का कोप रीता नहीं है अर्थात वह अभी भी बरस सकता है और बहुत समय से बरस भी रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझी। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ मेघ बजे फूले कदम। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।